अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, शेयर करते हैं। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगा लें अपनी। और आज क्या है? वेंसडे। ठीक है। तो बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जहाँ से हमने कल बात खत्म की थी, सीएसएस के ऊपर। मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे कल जो हमने देखा था, और फिर उससे आगे आज चलेंगे। ठीक है। अच्छा, समरी देख लें। अच्छा, ये मैं देख रहा था एक, चलें इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। किसी के कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर से रिलेटेड तो वो कर ले। एक आगे भी के सवाल। So my question from yesterday's lecture: if there are two paragraphs or two or three H1 heading, then how will we apply style to each one separately? If I give style to one P, it is applied to everyone. बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका जो जवाब है ना, हम आज देख लेंगे। इसका जवाब यूजुअली ये div जो हमने कल लास्ट में पढ़ा था ना, ये div टैग, इसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। ठीक है। तो div के बगैर भी वैसे ये वाला काम हो सकता है, अगर खाली p टैग को करना है हमने। लेकिन ये अभी इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग मैंने अगर किसी मतलब 3 पी टैग्स हैं और तीनों को मैंने अलग अलग देना है, तो मैं उनको 3 पी टैग्स को अलग स्टाइल कैसे दूंगा। ठीक है। अ, अच्छा, अटेंडेंस लिंक यार आपका इधर पड़ा होता है, आज मैंने शायद उसमें नहीं डाला। अटेंडेंस लिंक आप ना बुक मार्क कर लें, वो एक ही लिंक है आपके ग्रुप में। ये अनाउंसमेंट जब आप लिंक खोलते हैं ना, तो ये अनाउंसमेंट में जो पहला लिंक आएगा ये अटेंडेंस लिंक है आपका। ठीक है। अनाउंसमेंट्स में जाएं बेशक आप, तो उसके ऊपर जो सबसे पहला लिंक होगा वो अटेंडेंस का लिंक है। ठीक है, ये मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ। लेक्चर भी कर देता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर। हो गया। अच्छा, कल का रिवाइज करते हैं, और हम अभी अ, अ, यार ये वाली रिक्वेस्ट आप मेरे से करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये आप ना हेड ऑफिस से करें तो आपकी सुन लें शायद। ठीक है। और एक दिन होता है लेक्चर लेने के लिए, मेरे ख्याल में तो एक दिन काफ़ी है लेक्चर लेने के लिए। एक दिन में आप 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है, तो वो लेक्चर ले लिया करें, तो वो ज़्यादा आसान होगा मेरे ख्याल में। और ऊपर से ये हेड ऑफिस की पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम कल का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। मैं समरी खोल लूँ यहाँ से। ओह, समरी पोस्ट नहीं हुई थी कल। चलें, पोस्ट हो गई अब। काफ़ी लेट हुई है। अच्छा, कल हमने देखा था स्टाइल डॉट सी एस एस, या सी एस एस क्या होती है, या स्टाइल क्या होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया था कि एच टी एम एल के एलिमेंट्स, हमें एच टी एम एल क्यों चाहिए होती है। एच टी एम एल हमें एलिमेंट्स डालने के लिए, वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके अंदर वेब पेज के अंदर कोई भी कंटेंट डालने के लिए। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, पैराग्राफ, लिस्ट, किसी फैंसी स्टाइल का पैराग्राफ, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, टेबल्स, और काफ़ी सारी चीज़ें। ये वाली चीज़ें जो हैं ये डालने के लिए हम एच टी एम एल यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन एच टी एम एल को जो मैंने कह लें स्टाइल देना होता है, तो वो हम
CSS के थ्रू करते हैं। और CSS की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो 3 तरह की टाइप्स कौन सी थी? एक थी इनलाइन, एक इनलाइन स्टाइल थी जो मैं जिस एलिमेंट होता है उसके अंदर ही डिफाइन करता हूँ, ये इनलाइन है। फिर एक इंटरनल थी जो आप कह लें कि मैं स्टाइल का टैग डालता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर इस तरह लिख देता हूँ। और फिर एक एक्सटर्नल CSS थी। एक्सटर्नल CSS क्या थी? एक्सटर्नल CSS ये थी कि वो CSS जो है वो बाहर एक अलग से फाइल है, स्टाइल डॉट CSS, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाई, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, डॉट CSS होनी चाहिए। और उस फाइल में मैं अपने स्टाइल्स लिखता हूँ, ठीक है। और उसको मैं लिंक कैसे करता हूँ? मैं उसको लिंक इस तरह से करता हूँ, लिंक रेल स्टाइल शीट href स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो ये 3 स्टाइल शीट होगी। और इसमें प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इस वाले की होती है, इनलाइन की, फिर इंटरनल की होती है, और फिर एक्सटर्नल की होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देख लिया कि एक स्टाइल हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। एक स्टाइल में सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्टर लिखना होता है कि ये स्टाइल लगेगा किस पे। जिस तरह ये डिव है तो ये डिव टैग के ऊपर लगेगा, ये पी है तो ये पी टैग के ऊपर लगेगा, ये स्पैन है तो ये स्पैन टैग के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये सिलेक्टर है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने चेंज करनी है, और फिर कॉलन डाल के उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फिर सेमी कॉलन डाल के अगली प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, फिर सेमी कॉलन डाल के अगली प्रॉपर्टी, कॉलन, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था डिव टैग। डिव टैग क्या करता है? डिव टैग में हम डिव टैग असल में हम यूज करते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। आप कह लें डिव हमारा एक कंटेनर की तरह का काम करता है। डिव टैग, डिवीजन टैग कह सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा CSS के अंदर हमारे एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए, एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक कल की बातें क्लियर हो गई। अच्छा, आप हेड ऑफिस मेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ना डिस्कशन में जाएंगे पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको शुरू में ना 3-4 पोस्ट लिखी भी होंगी, ठीक है, कि हेड ऑफिस का किससे कांटेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेल कर दीजिएगा। अब तो काफी नीचे होंगे, बिल्कुल शुरू शुरू में ना पोस्ट होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। Said there should be guidance and for website development from stage 1 to last, like purchasing name, hosting and beginners please, one lecture में भी। अच्छा, ये वेबसाइट डेवलपमेंट में जो बाकी सारी चीजें ना, हम पहले वेबसाइट बनाना सीख लें। जो होस्ट करना है वो भी हम एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो परचेजिंग नेम, होस्टिंग, इसमें तो आप कह लें इसमें क्या 5-10-15 मिनट लग जाएंगे हमें बताते बताते। लेकिन जो वेबसाइट बनाने वाली चीजें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, HTML, CSS, फिर हम वर्डप्रेस पढ़ेंगे, फिर PHP पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कह लें कि ज्यादा टाइम लगता है, या ये ज्यादा कंसेप्चुअल होती है। जो ये वाला काम है ना, ये एक दफा हम कर लेंगे ऑनलाइन ही, ये जब एक वेबसाइट हम कंप्लीट बना लें, तो उसके बाद ये वाला काम हम करते जाएंगे। ये मैं आपको एक फ्री होस्टिंग पे भी करके बता दूंगा, जो मैंने होस्टिंग परचेज की हुई है उनके ऊपर भी मैं करके बता दूंगा, सी पैनल के ऊपर भी, और कोशिश करेंगे एक क्लाउड के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट तो हम सीख रहे हैं। जो बाकी चीजें हैं ना, नेम, होस्टिंग, परचेज करना, डिप्लॉय करना, ये वेब डेवलपमेंट में नहीं आता, ये डिप्लॉयमेंट में आ जाता है, ठीक है। और ये इतना मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। आप ये सीख लें, बाकी चीजें सीखना आसान नहीं। बाकी चीजों के ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे आपको, बहुत आसान है, गाइडेंस बड़ी आराम से मिल जाएगी। अच्छा, कहाँ थे हम? हाँ, CSS में हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक ही डिव है मेरे पास, तो एक ही पी टैग है फॉर एग्जांपल, तो उस तीनों 3 पी टैग्स हैं, ठीक है। अब पी टैग को मैंने स्टाइल करना, तो वो हमने किस तरह से किया था? हमने ये किया था कि मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, तो वो सारों के ऊपर, सारे पी टैग्स के ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हर पी टैग को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करें, ठीक है।
तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, उसके लिए हम आईडीज और क्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आईडी और क्लासेस क्या है, ये HTML के एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिस तरह से ये href यहाँ पे a लिंक href ये एट्रीब्यूट है ना, ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। इसी तरह से आईडी और क्लासेस HTML के एट्रीब्यूट्स हैं कि किसी भी टैग के साथ में आईडी या क्लास लगा सकता हूँ और उसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। यूज एन आईडी टू डिस्टिंग्विश समथिंग लाइक पैराग्राफ फ्रॉम ईच अदर इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम आईडी और क्लासेस की ना अच्छा, ये आईडी का तो इसने बता दिया कि डिस्टिंग्विश करने के लिए आप आईडी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है HTML and XML require each ID to be unique, therefore an ID value can only be used once in a document। अच्छा, अब ये वाली बात इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा थोड़ी देर बाद जाके। यू कैन मार्क ग्रुप एलिमेंट्स बाय क्लास एट्रीब्यूट्स। अच्छा, चलें हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल जो उसने दी हुई है बल्कि एक काम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये पी टैग है, ठीक है, अब ये पी टैग के ऊपर पी वाले स्टाइल लग रहे हैं सारे। ठीक है, लेकिन मैं एक और पी टैग यहाँ पे ना, हम इसको अलग करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा id इज इक्वल टू, इसको कोई नाम देते हैं माई पी। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या है कि एक पी टैग ये है, इसको मैंने स्टाइल कलर इसी के अंदर दिया हुआ है, इसको तो थोड़ा सा हम साफ सूफ कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टाइल कलर को भी मैं हटा देता हूँ, ये इनलाइन वाले को। एक पी टैग हमने यहाँ पे दिया हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है, और एक पी टैग यहाँ पे दिया हुआ है, इस कलर को चेंज कर देते हैं, डार्क सा कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो अब देखें अब क्या हो रहा है, ये दो पी टैग हैं, एक ये पी टैग है और एक ये पी टैग है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे इन दोनों पी टैग्स को स्टाइल कहाँ से लग रहा है, ये इस पी टैग से लग रहा है। ठीक है, ये कलर इसका क्रमदन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला पी टैग है वो सेम रहे और जो नीचे वाला पी टैग है उसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में चले जाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक स्टाइल यहाँ से भी लग रहा है पी टैग से। अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं लिखूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश टैग। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखूंगा, माई पी। ठीक है, और उसके बाद क्या मैं लिखूंगा, जो भी क्लास होगी वो मैं लिख दूंगा, जो भी स्टाइल लगाना होगा मैंने। बैकग्राउंड कलर चेंज करना था मैंने, बैकग्राउंड कलर हम ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब हमने किया क्या, हमने किया ये है कि आईडी, मैंने आपको कहा है कि आईडी एक ऐसी चीज है जो मैं किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट एज एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ और उसको आईडी दे सकता हूँ। अब इस आईडी को मैं स्टाइल लगाऊंगा अगर MYP को, तो अब वो स्टाइल कैसे लगेगा, हैशटैग और MYP नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर यही मैंने H1 को स्टाइल लगाना है, ठीक है, ID इज इक्वल टू माई H1। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब हैशटैग माई H1 और इसको मैं अपना स्टाइल दे सकता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, ये है ना माई H1, तो इसको मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया। इस H1 का कलर चेंज हुआ, इसका नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये मैंने आपको डिव से बताया था कि इस डिव को जो मैंने स्टाइल दिया हुआ है ना, वो खाली इस डिव के एलिमेंट्स को लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने खाली एक एलिमेंट को स्टाइल लगाना है, जिस तरह से ये खाली एक एलिमेंट को मैंने स्टाइल लगाया है, तो मैंने आईडी दे के लगाना है स्टाइल। ठीक है, और आईडी को कैसे यूज करते हैं हम, हैशटैग और उसके बाद ये नाम लिख लेते हैं, जो भी मैंने आईडी का नाम था, ये MYP था यहाँ पे, आईडी MYP को स्टाइल देना है जो वो यहाँ पे आ जाएगा, और आईडी MyH1 को माई H1 को स्टाइल देना है, तो मैं हैशटैग माई H1 लिखा मैंने, वो स्टाइल यहाँ पे आ गया।
ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? इज शॉपिफाई इज सॉफ्टवेयर लाइक वर्डप्रेस? यार शॉपिफाई जो है उसमें ना आप ऑनलाइन बनाते हैं शॉपिफाई। अच्छा, वर्डप्रेस भी ना, वर्ड यार ये हम वैसे अलग तरह तरीके किसी और तरफ जा रहे हैं। इसको ना वर्डप्रेस को कोशिश करेंगे, ये हम सीएसएस कवर कर लें तो हम वर्डप्रेस के ऊपर चले जाएं। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस भी दो तरीके के हैं, एक है वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस, और एक है वर्डप्रेस, सॉरी, वर्ड प्रेस डॉट com। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं, मतलब अलग तरीके से काम करते हैं। पीछे मतलब इसमें भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसी के ऊपर ही वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस डॉट कॉम के ऊपर ही आपने वर्डप्रेस बना वेबसाइट बनानी होती है। अच्छा, ये तो हो गया वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी और वर्डप्रेस डॉट कॉम में फर्क। तो जो वर्डप्रेस डॉट शॉपिफाई जो है वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी जैसी नहीं है, वो वर्डप्रेस डॉट कॉम जैसी है शॉपिफाई। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें मैं ऊपर ही इसी वेबसाइट, इसी कह लें कि जो वर्डप्रेस डॉट कॉम खोली है ना, इसी के ऊपर ही मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं वेबसाइट अपनी डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं अपने ऊपर अपने वेब अपने कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे यहीं पे होस्ट करनी पड़ेगी और यहीं से चलानी पड़ेगी। लेकिन जो वर्डप्रेस है उसको मैं डाउनलोड करके कहीं भी होस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस कर लेंगे। सर वी विल डिस्कस जैम्प। हाँ जी, हम जैम्प के बगैर तो हमारा काम नहीं चलना, तो ये एक दफ़ा HTML CSS कर लें, फिर हम जैम्प के ऊपर चले जाएंगे। मैं तो सिंपल CSS प्रैक्टिस किया था, ये भी हम अभी सिंपल ही कर रहे हैं। CSS इतना मुश्किल नहीं है कुछ CSS के अंदर। अच्छा, ये आईडी कोई आपको समझ आ गई? आईडी से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, एक मैं डिफ टैग बनाता हूँ और एक लिस्ट डालते हैं। लिस्ट तो पता है ना, लिस्ट आइटम, लिस्ट क्या होती है? ये स्लाइड्स में भी एग्जांपल ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें क्या किया इसने, इसमें उसने इस तरह से किया हुआ है कि एक लिस्ट है, उसमें 3 फ्रूट्स हैं। ठीक है, और 3 ही उसमें वेजिटेबल्स हैं। कैरेट्स, ऑनियन, और क्या होती है सब्जी? ठीक है, अच्छा अब इसने क्या कहा है, उसने कहा ये है कि जो एप्पल्स हैं, ये लिस्ट हम दिखा देते हैं कि किस तरह से नजर आ रही है। ये लिस्ट आपको इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, हम्म, अच्छा इसको हम ये करते हैं कि ऊपर वाले को डिलीट करते हैं, इसको इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अच्छा इस डिव को मैं दे देता हूँ आईडी,
ठीक है। अब मैं इस div का बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको अजीब सा, इसको हम आईडी दे देते हैं, इसको कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। अब इस आईडी को मैंने स्टाइल देना है, तो मैं क्या करूँगा, हैशटैग FNV नाम था। ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ, हम बॉर्डर दे देते हैं। अच्छा, बॉर्डर के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये आ गया मेरा डिव। इसमें ये लिस्ट आ गई है, एप्पल्स, कैरेट्स, बनाना, ऑरेंजेस, ऑनियन, ऑरेंजेस और टर्निप। ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले क्या है, फ्रूट है, फिर वेजिटेबल है, फिर फ्रूट है, फिर वेजिटेबल, फिर फ्रूट, फिर वेजिटेबल। ठीक है। तो अब इस फ्रूट और वेजिटेबल को हम कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो एक कलर में नजर आए, वेजिटेबल एक कलर में नजर आए। उसका एक तरीका तो ये है कि मैं सारों को आईडी दे दूँ, आईडी इज इक्वल टू एप्पल। ठीक है। और एप्पल को मैं ग्रीन दिखाऊं, एप्पल जो फ्रूट्स है उनको रेड दिखाऊं और जो वेजिटेबल है उनको ग्रीन दिखाऊं। ठीक है। और इसको मैं आईडी दे दूं, ठीक है। और इसको मैं इसी तरह से आईडी दूं, बनाना वगैरह सारा कुछ। लेकिन इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस काम के लिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मैं इसको एक क्लास दे दूंगा, इसको मैं क्लास देता हूँ फ्रूट, और इसको मैं क्लास देता हूँ वेजिटेबल। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और जो जो भी फ्रूट है उसको ये वाली क्लास दे देता हूँ। और इसी तरह जो वेजिटेबल है उसको मैं वेजिटेबल्स को वेजिटेबल क्लास से देता हूँ। अब ये क्लास तो दे दिए मैंने, अब मैंने क्या करना है, इनका कलर, जो फ्रूट है उनका कलर रेड करना है, और जो वेजिटेबल है उनका कलर ग्रीन करना है। ठीक है। अब ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम करने के लिए हम अब आईडी को मैं कैसे देता था, प्रॉपर्टी हैशटैग लगा के। लेकिन जो क्लासेस होंगी उनको मैं कैसे दूंगा, प्रॉपर्टी उनको मैं डॉट लगा के दूंगा। डॉट फ्रूट कर दिया मैंने, और इसको डॉट वेजिटेबल्स था, डॉट फ्रूट का हमने क्या करना है, कलर रेड, और डॉट वेजिटेबल का क्या करना है हमने, कलर ग्रीन। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें अब मैंने एक ही क्लास लगाई है, मुझे अब आईडी हर किसी को अलग अलग आईडी नहीं देनी पड़ी। हालांकि मैं आईडी भी दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जब हमने मल्टीपल आईडी यूजुअली यूज होती है यूनिकली चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन जब मैंने मल्टीपल चीज़ों को एक ही स्टाइल देना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्लासेस दे देते हैं। ठीक है। अब ये क्लास फ्रूट है, जिस जिस एल आई के साथ भी क्लास फ्रूट लगा होगा, उसमें क्या होगा, उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉट फ्रूट। अब डॉट फ्रूट का मतलब ये है कि जो भी फ्रूट क्लास है उसको कलर उसने देना है रेड। अच्छा, वेजिटेबल क्लास वेजिटेबल है, क्लास वेजिटेबल को मैंने कैसे एक्सेस करना है, डॉट वेजिटेबल लिखूंगा मैं, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वेजिटेबल्स पे लगेगी, और यहाँ पे कलर ग्रीन लिखा है तो वो सारा आप देख सकते हैं कि कलर ग्रीन जो है वो वेजिटेबल को लगेगा, और ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई डिव और आईडी, ये सॉरी आईडी और क्लासेस, ये आपको समझ आ गई है इसमें। अच्छा, सिमिलरली कैन वी गिव डिव एंड आईडी, हाँ जी बिल्कुल, हम डिव को आईडी दे सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट मैंने इस डिव को आईडी ही दी हुई है। जिस तरह से यहाँ से डिव को मैं क्लासेस भी दे सकता हूँ, डिव को मैं आईडी भी दे सकता हूँ। ठीक है। तो डिव इसलिए होते हैं कि आपका
कह लें कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ही तरह की क्लास दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई पेज खोलते हैं और उस पेज के अंदर 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, और उन 3 सेक्शन में से 2 सिमिलर हैं, तो आप उन 2 सिमिलर जो पेजेस हैं, जो सिमिलर सेक्शंस हैं, उनको आप सेम आईडी या सेम क्लास दे सकते हैं, ठीक है। सेम क्लास दे सकते हैं, सेम आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन कह लें आईडी हम यूजुअली इसलिए यूज़ करते हैं कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें चीज़ों को, और क्लासेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम चीज़ों को ग्रुप कर सकें, कि अगर मल्टीपल चीज़ों को मैंने एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो डिव हैं, सॉरी, जो मेरे आईडीज़ हैं उनको मैं हैशटैग से कॉल करता हूँ, और जो मेरी क्लासेस हैं उनको मैं डॉट से कॉल करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम कल हमने बात की थी, कल हमने बात की थी कि 3 तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ठीक है। तो हम अब फायदा क्या होता है, मतलब इनलाइन तो हम बिल्कुल ऊपर ही लिख देते हैं, इंटरनल जो है वो उस पेज के अंदर होती है, एक्सटर्नल के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब फायदा क्या है एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने का, या एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, या इन तीनों का अलग अलग क्यों लिखते हैं, इन तीनों का फायदा क्या है। अब ये अभी तो हमने एक बिल्कुल छोटा सा पेज बनाया, ठीक है, इतना ज्यादा लंबा कोड भी नहीं लिखा, ठीक है। आप लोगों ने बल्कि बनाई होगी सीवी वगैरह, तो उसमें शायद आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ी हो स्टाइल्स की। तो अब इसमें फायदा क्या होता है, ये जरूरत क्यों पड़ती है इन 3 की। अच्छा, एक तो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं खोल के पेज, ये हमने पेज बनाया हुआ, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब डिफरेंट तरीकों से रूल्स लग सकते हैं, ठीक है। एक स्टाइल डॉट सी एस एस से, एक कह लें आप, ठीक है, एक एक यहाँ पे ये मेरा इनलाइन इंटरनल स्टाइल से आया है, ठीक है। एक ये मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस से आया है, ठीक है। फिर अगर मैंने इसको और भी ओवरराइड करना है, कोई मैं चाहता हूँ इसी के खाली इसी चीज के ऊपर लगे, तो मैं इसको इनलाइन सी एस एस भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक कह लें एक फायदा तो ये है कि डिफरेंट हायरार्की बन जाती है मेरे पास, मैं हर चीज को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम कहते हैं चलें फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट का क्या फायदा है, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ही है। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला उसका फायदा ये है कि वो स्टाइल शीट जो है वो रीयूज हो सकती है, ठीक है। अब देखें, द सेम स्टाइल शीट कैन बी रीयूज्ड by all of the web pages in your site. This saves you from including the stylistic makeup in each individual document, ठीक है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक आप जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें एक पेज थोड़ी होता है, उसमें तो 3-4 पेज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होगा होम का पेज, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज, एक कोई प्रोडक्ट्स का पेज होगा, ठीक है। अगर आप HTML में वेबसाइट बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, हर स्टाइल को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नया बनाता हूँ, ये पेज डॉट HTML बनी हुई है बल्कि, ठीक है, ये H1 टैग है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस H1 टैग को भी जो है वो स्टाइल H1 का ही मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी ये कट हो गई है, अच्छा इसको मैंने ओपन करना था और स्टूडियो कोड में, अच्छा इसको इसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि मैं लिंक करा देता हूँ, del इज इक्वल टू स्टाइल शीट और href style dot css, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर भी h1 का टैग लग गया। अच्छा, ये सेव हुआ, मैंने h1 को भी टैग दिया हुआ, चलिए ये देख लूँगा, मैंने h1 को कोई टैग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ id my h1, हम देते हैं id इज इक्वल टू my h1,
ठीक है। तो अब क्या ये देखें, ये इस पे खुद ही ऑटोमेटिकली स्टाइल लग जाएगा जब मैं इसको मतलब मुझे एक ही दफ़ा स्टाइल शीट को मैनेज करना पड़ेगा। जो मैंने स्टाइल इतने मुश्किल से लिखी होती है वो दोबारा से रीयूज हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई पी टैग एंटर करूंगा तो वो पी टैग का जो भी ऑटोमेटिकली स्टाइल होगा, यहाँ पे है कोई पी टैग का स्टाइल, ये पी टैग का बॉर्डर लगा हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पी टैग एंटर करता हूँ। पी टैग इसमें लिखते हैं ये सेकंड पेज है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे बॉर्डर खुद ही से ऑटोमेटिकली लग गया। ठीक है, अच्छा और क्या फायदा होता है इसका? Because the style rules are written only once rather than appearing on every element or in every document, the source document are smaller. ठीक है, तो बजाय इसके कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे कुछ स्टाइल यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा, इस पेज के अंदर इनलाइन स्टाइल नहीं लिखना पड़ा, मैंने ये एक ही लाइन लिखी हुई है और ये एक ही लाइन दो पेजों के लिए चल रही है। ठीक है, तो मेरा जो कोड होगा वो स्मॉल होगा। You can change the appearance of several pages by altering just the style.css sheet rather than each individual page. ठीक है, तो आप देखें, अच्छा अब ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थीमिंग क्या होती है। आप अपने मोबाइल फोन्स में थीम चेंज करते हैं या डेस्कटॉप की थीम चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंटेंट वही रहता है लेकिन स्टाइल बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम थीम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्टाइल 2.css। ठीक है, अब स्टाइल 2.css में करता हूँ दो चीज़ें थी, एक हैश टैग myh1 लिख देता हूँ मैं, जो यूज़ हो रही है दोनों में। इसको मैं करता हूँ कलर ग्रीन येलो कर देते हैं हम। ठीक है, और दूसरा पी टैग था, उसमें क्या था, उसमें भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं हम। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगर स्टाइल चेंज करना है ना इसका भी और उसका भी, दोनों पेजेस का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खाली स्टाइल 2.css कर देते हैं इसको और यहाँ पे स्टाइल 2.css कर देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका भी, ये जो पेज डॉट एचटीएमएल था इसका भी स्टाइल चेंज हो गया और जो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था इसका भी स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये हुआ किस तरह से, ये मैंने बस फाइल का लिंक चेंज कर दिया। ठीक है, कौन सी फाइल यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, अब ये स्टाइल डॉट सी एस एस करूंगा मैं तो वापस आ जाएगा। तो इसमें इस तरह भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि उस वो जो समर सीजन है उसमें किसी और कलर में नजर आए, विंटर सीजन है उसमें किसी और कलर में नजर आए, तो ये वाला काम आप किस तरह से कर सकते हैं, ये वाला काम आप इसी तरह से कर सकते हैं कि दो डिफरेंट स्टाइल शीट, मैंने अब खाली एक्सटर्नल स्टाइल बदलना है, मुझे हर पेज के अंदर जाके खोल के उसके स्टाइल इस तरह से नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही जगह से स्टाइल आ रहा है तो एक ही जगह से बदलना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ये थीमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम थीम्स बना सकते हैं, थीम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, The style sheet can act as a style template to help different authors achieve the same style using document without learning all individual style setting. तो स्टाइल डॉक्यूमेंट जो है वो अगर एक ही कह लें वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे लोग काम करें तो वो एक ही स्टाइल शीट से अलग अलग जगह के ऊपर वो अलग अलग मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल हाँ हाँ आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस। अच्छा अगर आप ये कहें कि आईडी और क्लासेस में थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या है, थ्योरेटिकली डिफरेंट ये है कि आईडी में एक ही दफ़ा यूज़ करनी चाहिए, जो एक चीज़ की आईडी है ना वो एक ही दफ़ा यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसी तरह जिस तरह आप क्लास पे यूज़ करते हैं दोनों बिहेव जो है ये सेम तरीके से करते हैं। ठीक है, HTML5 में, लेकिन जो पुरानी थी XHTML या HTML उसमें क्या होता है, उसमें आईडी के लिए यूनिक आइडेंटिफायर ही होता है। ठीक है, जो क्लास होती है वो ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं। तो आप भी इसी तरह इसको बेस्ट प्रैक्टिस बना लें कि जो आईडी है, अगर मैंने सिंगल चीज को मॉडिफाई करना है उसको मैं आईडी दूंगा, अगर मैंने चीज किसी ग्रुप को मॉडिफाई करना है, किसी ग्रुप को स्टाइल देनी है तो मैं उसके लिए क्लास यूज करूंगा।
ठीक है, तो आप भी इसको कह लें कि ये तरीका बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो अगर मेरे ग्रुप को मॉडिफाई करना है उसको मैं क्लास दूंगा, और मैंने सिंगल चीज को मॉडिफाई करना है उसको मैं आईडी दूंगा। लेकिन आईडी और क्लास आप कहीं जो बिहेवियर है उनका दोनों का सेम तरीके से, ठीक है। बाकी दूसरा फर्क ये है कि आईडी को मैं हैशटैग से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लास को डॉट से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑटो पेज रिफ्रेश एक्सटेंशन भी बाय केस आउट गूगल क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करें फाइवर का ऑनलाइन शो रहने के लिए, या फिर अच्छा हाँ, ऑटो पेज रिफ्रेश ये मैंने कल इंस्टॉल भी की थी। ऑटो पेज इजी ऑटो पेज रिफ्रेश, इजी ऑटो रिफ्रेश, तो ये वाले कर लें, ये मुझे तो सही लगी थी, तो आप इसको देख सकते हैं। और सर फाइबर की तरफ से इन फ्यूचर कोई इशू तो नहीं होगा? यार अभी तक ये बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, फाइबर के फॉरम पे भी ये यूज डिस्कस हुआ हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आगे जाके अगर फाइबर के फॉर्म्स चेक करते रह गए, तो अगर आगे जाके कोई इशू हुआ तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये बिल्कुल बेजरर सा है, ये आपके एंड पे ये रिफ्रेश करता है बस, फाइबर को पता भी नहीं चलना कि ये स्क्रिप्ट चल रही है। सर जब इजी ऑटो रिफ्रेश करते हैं तो कुछ देर बाद उसमें रीबूट चेक वाली ऑप्शन डिस्प्ले कर देता है, इसका कोई सोल्यूशन? मुझे इसका पता नहीं है कुछ, तो मैं तो चला देता हूँ, वो चलता रहता है, मुझे इसने आज तक इस तरह की ऑप्शन नहीं दी। सर बैकग्राउंड इमेज भी लगाना लगा सकते हैं, उसे भी स्टाइल कर सकते हैं? हाँ जी, बैकग्राउंड इमेज भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं, उसे भी स्टाइल कर सकते हैं। बैकग्राउंड की हमने प्रॉपर्टी भी देखी नहीं, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिव है, ये इस डिव को मैं बैकग्राउंड लगाता हूँ, डिव id इक्वल टू fnb, ठीक है। तो इसको मैं लगाता हूँ, आईडी थी ये, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इमेज में क्या करना है आपने, इमेज में आपने इसको सोर्स देना है src, और यहाँ पे आप इसको जो भी यहाँ पे आपकी पड़ी हुई होगी वहाँ से आप इसको उठा के इमेज का पाथ दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पड़ी हुई है इमेज, चलिए हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम छोटी छोटी जो CSS की प्रॉपर्टीज हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ना आपको कह लें कि प्रॉपर्टीज का बताया, इतना खास नहीं है, मैंने आपको CSS का बता दिया कि CSS किस तरह से काम करती है। जो आप प्रॉपर्टीज है, ये W3 स्कूल्स पे जाके आप प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जल्दी से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेंगे जो हमारे काम की होंगी। मल्टीपल स्टाइल शीट, डुप्लीकेटेड टैग, पेज लेआउट, ये हमने अभी देखना है। इससे पेज लेआउट से पहले कि पेज लेआउट देख लें, पेज लेआउट से पहले मैं थोड़ी सी ये बता देते हैं हम CSS1 में प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा अब ये छोटी छोटी जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे इसको करने की कोशिश करने। अच्छा अब ये है, सबसे पहले है फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। अब फॉन्ट वेट क्या करता है, फॉन्ट को बोल्ड करता है या नॉर्मल करता है। अच्छा इसकी वैल्यू 100 से लेके 900 तक जाती है, नहीं तो आप इसको नॉर्मल बोल्ड बोल्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को ट्राई कर लेते हैं, हम p टैग में ट्राई कर लेते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, या बोल्डर बोल्डर। अच्छा अब इस ये डिफाइन करता है आपके फॉन्ट के ऊपर कि आपकी फॉन्ट की फाइल में बोल्ड और बोल्डर डिफाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपके फॉन्ट वेट्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें जो फॉन्ट है p टैग वाले ये बोल्ड हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फॉन्ट स्टाइल है, अच्छा फॉन्ट स्टाइल में आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, इटैलिक ऑब्लिक रख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसमें कलर प्रॉपर्टी है, ये हमने देख ली है कलर की प्रॉपर्टी। हाँ टेक्स्ट अलाइन है,
टेक्स्ट अलाइन, अच्छा ये यूजुअली यूज करते हैं हम टेबल के अंदर या किसी लेआउट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, हम लगाने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन को मैं करता हूँ, ये पहले लेफ्ट होता है, तो राइट करने की कोशिश करते हैं हम। टैग देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें जो टेक्स्ट अलाइन हुआ है पहले राइट पे था, सॉरी पहले लेफ्ट पे था, बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश लेफ्ट से लिखते हैं ना। तो अब ये बी टैग जो है ये अब आपको टेक्स्ट अलाइन ये राइट पे हो गया, ठीक है। इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर शायद काम ना करें, क्योंकि कर भी सकते हैं हाँ करके। अच्छा ये यहाँ पे मैंने डिव दिया है तो इसलिए ये काम कर रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब वर्टिकल लाइन प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लीजिएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन है, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है। इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू क्या होती है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और ब्लिंक। ब्लिंक मेरे ख्याल में अब नहीं चलती, तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू ये वाली प्रॉपर्टीज आप टेक्स्ट डेकोरेशन की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट डेकोरेशन और करें टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन कर लें तो अंडरलाइन हो जाएगा, सारे के सारे पी टैग जो हैं वो अंडरलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी अंडरलाइन हो गया और ये वाला टैग भी अंडरलाइन हो गया। अच्छा टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंडेंट क्या करता है, इंडेंट थोड़ा सा कह लें कि आपको इंडेंटेशन का आपको पता होगा कि ये यहाँ पे देखें जिस तरह से ये टेक्स्ट यहाँ इस लाइन से आगे, तो इंडेंट जो है वो यहाँ टेक्स्ट इंडेंट के आगे आप स्पेस लिखेंगे 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, तो वो उतना स्पेस आगे चला जाएगा। अच्छा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वो कैपिटलाइज कर देता है या लोअर केस में कर देता है सारों को, ठीक है। आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करेंगे तो वो पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करेंगे तो सारे के सारे लेटर जो हैं वो अपर केस में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी हम ट्राई कर लेते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। सारी वैल्यूज इसने दी हुई, ये मैं इसको करता हूँ, तो ये देखें दिस इज ए पी टेक्स्ट, दिस इज ए पी टेक्स्ट, ये दोनों जो हैं ये कैपिटलाइज हो गए, सारे लेटर इसके कैपिटल हो गए, ठीक है। लेटर स्पेसिंग, अच्छा यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपके आ गए शायद। सर कल ऑटो सर्च पे काफ़ी सर्च की थी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हम अपने क्रोम में एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो फाइवर का इससे कोई लिंक नहीं। हाँ जी, फाइवर का इससे कोई लेना देना नहीं है, फाइवर को पता भी नहीं चलता कि आपने ये एक्सटेंशन की हुई है। फाइबर को एक बस तरीके से पता चलता है कि आप हर 5 मिनट के बाद कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना कोई इशू नहीं है, फाइबर का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने बेस्ट सेलर से इसके बारे में पूछा भी, उन्होंने भी ये कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट अभी विजिबल तो नहीं है, कल को कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर फॉन्ट स्टाइल के लिए कैलिब्री टाइम रोमन कैसे चेंज करते हैं, हाँ फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखें। अच्छा फॉन्ट फैमिली आप खाली वो चेंज कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यूजुअली ये वाली जो हैं ये आपकी विंडोज़ के अंदर पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी कुछ अवेलेबल हैं उसमें या नहीं है, ये टाइम्स न्यू रोमन मैंने कर लिया, और मेरे ख्याल में पता नहीं वेब का फ़ॉन्ट क्या था, ये चेंज नहीं हुई है, इसको हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ना पहले आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट लेते हैं, गूगल डोंट मी फ़ॉन्ट,
अच्छा, ये वाला फ़ॉन्ट कर लें। डाउनलोड करना पड़ेगा। ओपन फ़ॉन्ट लाइसेंस है, ठीक है। इसको कहाँ से करते हैं? अच्छा, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। हाँ, ये आ गया साइड पे, ठीक है। तो अब ये मैं लिंक जो है, ये अगर खाली लिंक डाल दूँ ना मैं, ये वाला कहाँ पे डालना है? मैंने ये लिंक नहीं, इधर डालना है, ठीक है। अब ये लिंक क्या है? लिंक में इसने ये फॉन्ट का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। स्टाइल शीट है ये, और ये फॉन्ट है fonts.api.com, और ये नेरको फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखा भी होगा फॉन्ट फैमिली नेक्रो कर्सिव, ठीक है। तो अब मैं ये इसको यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में किधर है ये फॉन्ट फैमिली भी डाल देता हूँ, ठीक है। और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आपने डाउनलोड करके फॉर्म डालना है तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये फ्री फॉन्ट है, ठीक है। यूजुअली जो क्लाइंट, आपने क्लाइंट को कहना होता है कि फॉन्ट जो है ना वो आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट फॉन्ट नहीं प्रोवाइड करता तो आप कोई फ्री फॉन्ट खुद से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, या अगर कोई पेड फॉन्ट है तो आप उसको कहें कि हम आपको फॉन्ट खरीद के दे या आपको पैसे दे आप वो फॉन्ट खरीदें, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गई है, इसमें 3 फाइल्स होंगी। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं इसे। अच्छा, इसमें अच्छा एक ही फाइल है, ठीक है। अब इसको इंक्लूड कैसे करना है? इसको इंक्लूड हम करते हैं वेब में कन्वर्ट करके। अब इस फॉन्ट को इंक्लूड कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखें, ये ऐड फॉन्ट फेस रूल हमने डालना है इस तरह से, ठीक है, अपनी सी एस एस के अंदर, ठीक है। हमने क्या करना है, सी एस एस के शुरू में ये लिखना है ऐड फॉन्ट फेस, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, इसका नाम रखते हैं आप, क्या था नाम? नेक्रो, ये नाम था। और इसका यूआरएल, ठीक है। अब यूआरएल में क्या था, इसका नाम दे देंगे हम, ये है कॉपी, ये फॉन्ट है, इसको हम रीनेम करेंगे और ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डॉट टी एफ एफ, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं जब भी फॉन्ट फैमिली नेक्रो करूंगा तो अब मैं ये यहाँ से करता हूँ H1 में कर देता हूँ नेक्रो, ठीक है। ये फॉन्ट फेस ये वाला इस तरह से फॉन्ट फाइल आ गई आपके पास, आपने उसका यूआरएल देना है और उसका फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देना। अच्छा, किसको दें? इसको देने की कोशिश करते हैं हम, फॉन्ट फैमिली, ये नेक्रो नाम था, क्या नाम था? नेक्रो, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये इस पे अप्लाई हो गया, वेलकम टू सी एस एस, ये H1 था, हेडिंग थी माई H1, इस पे ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से, मतलब आपने फॉन्ट फैमिली फॉन्ट इंस्टॉल करना होता है, वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है। ये ऐड फॉन्ट फेस या तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर लें, या आप अपनी HTML के ऊपर यहाँ से लिंक डाल लें गूगल फॉन्ट का या जो भी फॉन्ट फाइल है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस फॉन्ट फैमिली लिखना और उसको चेंज कर देना, ठीक है।
गूगल फॉन्ट का लिंक भी सेंड करना है, ये मैं फाइल सेंड कर दूंगा लेक्चर के एंड में, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। गूगल फॉन्ट्स आप लिखें fonts.google.com है शायद, fonts.google.com, तो वो आपको आ जाएगा नजर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना काफी सारे फ्री फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हैं। सर सीएसएस वाला वर्क अलग से style.css में करना रिकमेंडेड है बिकॉज इट इज बेटर, या index.html वाली फाइल में भी कर सकते हैं? यार ये इसी पे हमने अभी डिस्कशन की थी, जो आप जितना भी स्टाइल है उसको अगर आप कोड से सेपरेट रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल मैंने सारा कोड से सेपरेट रखा हुआ है, तो मैं अपनी मर्जी का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पेज के अंदर करता हूँ तो मुझे हर पेज के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आई इस बात की, समझ आई कि अगर मैं पेज के अंदर स्टाइल करता हूँ ना, तो मेरे वेबसाइट के 4 पेजेस हैं, तो मुझे चारों पेजेस के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं style.css के अंदर करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस ये h1 को मैंने जिस तरह यहाँ पे आईडी दी है, या खाली p टैग को सारे p टैग पे एक ही स्टाइल लगना है, तो मैंने p टैग को यहाँ पे जिस तरह p टैग लगा दिया है, तो मुझे यहाँ पे खाली आईडी और क्लासेस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको यहाँ पे एक्सटर्नल में ही रखें, ठीक है। अब एक्सटर्नल रखने का यही फायदा होता है कि इसके आप थीमिंग भी कर सकते हैं, और इसको आप जितने मर्जी पेजेस के अंदर इस्तेमाल करें और जब चाहे चेंज कर लें, ठीक है। जिस तरह से मैंने style2.css बनाई है, तो मैं सर्दियों के लिए फॉर एग्जांपल अगर styles.css है, तो गर्मियों के लिए मैं style2.css को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, हम कहाँ पे थे, लेटर स्पेसिंग। अच्छा अब लेटर स्पेसिंग में एक लेटर स्पेसिंग होती है, एक वर्ड स्पेसिंग होती है। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, ये जो दो लेटर्स के दरमियान में स्पेस होती है, इसको हम लेटर स्पेसिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दो वर्ड के दरमियान में स्पेस है उसको हम वर्ड स्पेसिंग से करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आए थे हम सूडो क्लासेस के ऊपर, ठीक है। अब सूडो क्लासेस क्या होती हैं, सूडो क्लास होती है, आप कह लें कि ये क्लासेस के अंदर ना आप कह लें फर्स्ट लेटर क्लास या फर्स्ट लाइन क्लास होती है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये हम किस तरह से करते हैं। अच्छा ये फर्स्ट लेटर क्लास ले लेते हैं और फर्स्ट लाइन क्लास ले लेते हैं, बल्कि फर्स्ट लेटर क्लास ले लेते हैं। कहाँ है ये, अच्छा अच्छा यहाँ पे अगर हम इस तरह से ही मुझे क्लास लिखनी पड़ेगी यहाँ पे अलग से, ई डॉट फर्स्ट लेटर, इसको हम लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर को क्या करें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा ये मैंने अपर केस किया हुआ, इसको पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है। और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर इसका कर देते हैं हम ग्रीन, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ क्या फ़र्क पड़ा है इस पर, ठीक है। तो अब देखें ये फर्स्ट लेटर की क्लास जो है ये इस तरह से लगाते हैं हम, ठीक है। ये दो लगे हुए, एक से भी काम चल जाता है शायद। तो अब ये क्या है, ये पी की सूडो क्लास है। सूडो क्लास क्या है, फर्स्ट लेटर के फर्स्ट लेटर को मैंने मॉडिफाई करना है पी के, ठीक है। तो वो हम इस तरह से ये सूडो क्लास लगाते हैं, और जो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा ये खाली फर्स्ट लेटर पे लिखेंगी, ठीक है, बाकी सारों पे नहीं लगेंगी, ठीक है। इसका हम फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, ये फॉन्ट साइज का बड़ा हो गया, और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सूडो क्लास। अच्छा अब जो इंपॉर्टेंट सूडो क्लासेस है ना वो है लिंक्स की, ठीक है। अब ये वाली भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अब लिंक की ना 4 तरह की सूडो, अब लिंक जो है हमारा यहाँ पे है लिंक,
बल्कि हमने किया हुआ एक लिंक जो है हमारा ये वाला लिंक, ठीक है, इसकी 4 स्टेट्स होती हैं। एक होती है सिंपल लिंक नजर आ रहा है, एक होती है लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये रेड हो गया, ये क्लिक किया हुआ है मैंने तो ये रेड हो गया, ठीक है। एक होता है जब लिंक विजिटेड हो जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ये क्या हो गया, कलर इसका पर्पल सा कलर हो गया, पहले ब्लू था, फिर जब क्लिक किया रेड हुआ, और विजिट होने के बाद इसका सेम यही पर्पल कलर हो गया, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं। इसकी 4 तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब लिंक क्या है, सबसे पहली क्लास होती है होवर की होती है, होवर की भी एक चौथी क्लास होवर की है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो लिंक की सिंपल लिंक है, ठीक है। ए लिंक, ठीक है। इसमें सिंपल जो है कलर इसका मैं रखता हूँ ब्लू रख लेते हैं, सिंपल जो कलर होता है इसका, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है होवर की, कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि होवर के ऊपर इसका कलर जो है वो क्या हो जाए, वो हो जाए ग्रीनिश सा, ठीक है। फिर हो जाए ए एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है जो उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तब इसका कलर हो जाए रेड, रेड पहले ही था, इसको ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन कर लें या येलो कर लें, येलो ग्रीन पहले ही से है, ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। और जब विजिट हो जाए ए विजिटेड, उसका लिंक, उसका कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए इस तरह का कलर हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो वैसे लिंक नजर आएंगे ना वो विजिटेड ही नजर आएंगे। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ तो ये देखें, ये विजिटेड वाला जो कलर था ये वो नजर आ रहा है, लेकिन अच्छा होवर वाला क्यों नहीं काम कर रहा, होवर वाला काम करना चाहिए। ये अब विजिट हो गया तो अब ये खाली विजिटेड वाला ही नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि विजिट हो गया हुआ है तो इसलिए वो सारे विजिट वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आप देखें कि ये ब्लू है, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये ग्रीन आता है, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउन सा कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये होती हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस हम यूज करते हैं किसी भी ए लिंक के अंदर स्पेसिफिक कोई चीज़ है उसको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं सूडो क्लास को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये सूडो क्लासेस हो गई। बैकग्राउंड कलर वगैरह प्रॉपर्टीज ये देख लीजिएगा आप। फिर टेबल की आ जाएंगी, लिस्ट की आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे सीएसएस की अब ये प्रॉपर्टीज ही हैं। मैंने आपको कह लें कि तरीका बता दिया, उसमें से मैं 2-3 चीज़ें आपको और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी आपके यहाँ पे आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब हमारा एक पेज लेआउट रह गया। पेज लेआउट से पहले कल हमने एक बात की थी इनलाइन एलिमेंट्स की और ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। वो मैं आपको बात दोबारा बता देता हूँ। अब कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे होंगे, हाँ, ये सी एस एस इनलाइन या सी एस एस ब्लॉक, ठीक है। अब कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, कुछ होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिस तरह से जो पूरी पूरी जगह जो ले रहे होते हैं ना आपके पेज के ऊपर, जिस तरह से ये पूरी जगह ले रहा है, जो लिस्ट है ये पूरी जगह ले रही है पेज के ऊपर, तो ये क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट है। इसी तरह से ये H1 पूरी जगह ले रहा है, ठीक है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये देखें, ये ए लिंक जो है ये छोटी सी जगह ले रहा है, इसको ये कहते हैं हम, ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पी को चेंज करना है, ठीक है। अब पी जो है ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैंने इसको करना है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है।
अब मैं डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो ये देखें क्या होता है कि अब इसने इतनी सी जगह ही लेनी है और उसके आगे वो टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ब्लॉक था ये तो ब्लॉक पूरा एक ब्लॉक ले रहा था, लेकिन इनलाइन में ये छोटी सी जगह लेता है। अब अगर इसको मैंने जिस तरह से कोई इमेज डालते हैं हम, इमेज जो है वो इनलाइन है, अब मैं चाहता हूँ इमेज जो है वो पूरी जगह ले। ठीक है, तो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। जिस तरह से लिंक है, मैं लिंक को चाह रहा हूँ कि पूरी लाइन ले, तो मैं लिंक को क्या करूंगा, ए टैग को मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। इनलाइन ये डिफॉल्ट है ब्लॉक। ठीक है, अब देखें ये लिंक जो है ये पूरी जगह ले रहा है और ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ी सी जगह ले रहा है। ठीक है, तो ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में ये फर्क होता है। यार ये मैं समरी वगैरह देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने यहाँ पे की हुई हैं इस पे ना, ये फाइल मैं आपको लेक्चर के एंड पे दे दूंगा। ठीक है, उसमें से आप इसको ट्राई करके कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या देख रहे थे, हाँ अभी हमने देखनी है पेज का लेआउट। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब जिस तरह से पेज का लेआउट देखना है मैंने, CSS लेआउट्स देखने हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, CSS बॉर्डर विड्थ, CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, अब ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, अच्छा बॉक्स मॉडल से पहले मैं अगर चलो बॉक्स मॉडल हम कल कर लेंगे, मैं आपको एक टूल बताता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट का। ठीक है, अब ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का टूल काफी काम का टूल होता है। ये जो कह लें फ्रंट एंड डेवलपर्स है, इसको डीबगिंग के लिए और कह लें चीज़ों को ट्राई आउट करने के लिए, कोड ट्राई आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या करता है, जिस तरह से कोई भी ब्राउज़र है आपका, यूजुअली क्रोम और फायरफॉक्स और अब तो सारे ब्राउज़र में, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि क्रोम का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपडेटेड भी रहता है। तो इंस्पेक्ट का आप करें कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको इंस्पेक्ट करना है कि ये बना क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट के बटन पे जाऊँगा, तो यहाँ से मेरे पास एक टूल खुल जाएगा। ठीक है, अब ये टूल क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएं आप, ये बहुत अच्छा टूल है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कई लोगों ने इसको यूज किया भी होगा कई लोग इसको यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जाएं तो ये मेरे पूरे उसका स्ट्रक्चर बता रहा होता है। ठीक है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना हमारा HTML का। ठीक है, ये एक रूट, एक नोड है, उसके अंदर एक और नोड है, उसके अंदर एक और नोड है, इसी तरह से। ठीक है, और ये फिर आगे प्रॉपर्टीज बता रहा होता है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूं, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल LI के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर ये मुझे स्टाइल बता रहा है। ठीक है, अब ये स्टाइल स्टाइल में क्या है कि फ्रूट कलर रेड, डॉट फ्रूट कलर रेड। ठीक है, और इसी तरह से मैं पी टैग के ऊपर आता हूँ, जिस तरह से ये पी टैग है। ठीक है, तो पी टैग में ये मुझे बता रहा है कि पी कलर क्रिम्जन, ये कहाँ से आ रही है, अच्छा ये तो ऐड कर रही है, अच्छा ये कहाँ से आ रही है, ये इनलाइन CSS है। ठीक है, और फिर ये पी स्टाइल डॉट CSS से जो मेरी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पी टैग किधर है, ये पी टैग है, दिस इज ए पी टैग। अच्छा अब मैं यहाँ से ना, यहाँ से प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले इनलाइन है, मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन यहाँ पे नजर ना आए, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ना करूँ तो किस तरह से नजर आए, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें इसने ये कंप्यूट कर लिया दोबारा से और ये डिस्प्ले इनलाइन खत्म हो गया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज हो जाए, चेंज करके देखूँ किस तरह से फर्क पड़ रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर ना हो। ठीक है, तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से चेंज करके देख सकता हूँ, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है। अच्छा फिर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये खाली खाली लग रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड, यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट CSS में जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ और यहाँ पे ग्रे, डार्क ग्रे का मैं ये बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ। ठीक है,
और उसको मैं चेक करके अनचेक करके भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा हूँ और उसका मुझे लाइव रिजल्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट है, यहाँ से मैं ये ट्राई करके देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो मैंने खुद से स्टाइल लिखा है ना, ये गायब हो जाएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये जो मैंने खुद से स्टाइल लिखा हुआ था, जो भी चेंजेस खुद से की हुई थी, वो गायब हो गई। ठीक है, तो ये वाली चीज ना खाली टेस्ट करने के लिए और उसको आप कह लें कि ऑनलाइन देखने के लिए आप यहाँ से अप्लाई करें स्टाइल। बैकग्राउंड कलर क्या था, ये ग्रेश सा था, डार्क सी ग्रीन था। ठीक है, और ये खत्म हुई भी थी, डिस्प्ले इनलाइन खत्म किया हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी कॉपी करें और इसको यहाँ पे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में रखते हैं, क्योंकि ये तो खाली उसके लिए है ना। यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन को हम खत्म कर देते हैं, बल्कि डिस्प्ले इनलाइन में रखता हूँ ताकि आप उसको देखें, ट्राई करें सारी चीज़ें कि क्या काम करती हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें इसका बैकग्राउंड मुझे इसके अंदर ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पे किस तरह का स्टाइल लगा हुआ है, कौन सी चीज़ पे कहाँ से स्टाइल आ रहा है। ठीक है, ये देखें इसका स्टाइल आ रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस की 12 लाइन से। स्टाइल डॉट सी एस एस की 12 लाइन में क्या है, हैश टैग एफ एन बी। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ये डिव है। ठीक है, उसके ऊपर ये स्टाइल आ रहा है एक यहाँ से। ठीक है, दूसरा स्टाइल इसके ऊपर कहाँ से आ रहा है, दूसरा स्टाइल आ रहा है इसका 45 से। 45 के ऊपर 45 के ऊपर डिव ये बना हुआ है, यहाँ से इसका स्टाइल आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा कह लें आप के इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इसको हम देखते जाएंगे, ये बहुत काम का। ठीक है, इसमें हमने अभी एक चीज देखी है, कंसोल हम जेएस के लिए यूज करते हैं, सोर्सेज हम फाइल के लिए यूज करते हैं। आप कोई भी पेज खोल लें, उसके अंदर फाइल्स खोलेंगे ना आप, तो उसके अंदर आपको फाइल्स मिल जाएंगी कि सी एस एस कौन सी है, जेएस कौन सी कहाँ से आ रही है। जिस तरह से ये ये वाली मैंने अभी गूगल फॉन्ट की फाइल इंस्टॉल की थी, लिंक डाला था, तो ये देखें ये फाइल का लिंक गूगल से आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर मुझे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कितनी देर में लोड हो रही है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज हुई हुई हैं। इसको हम इस तरह करें, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक सी एस एस की फाइल ही आ रही है और कोई फाइल नहीं आ रही। ठीक है, परफॉर्मेंस मेमोरी एप्लीकेशन, इसको बाद में हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने क्या देखना है, अभी के लिए आपने इसको ब्राउज करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर राइट साइड पे जहाँ पे सी एस एस नजर आ रही है, उसमें मैं नीचे आऊँ तो ये मेरे पास एक मॉडल सा बना हुआ है। ठीक है, अब मैं किसी की भी इसके ऊपर लेके आता हूँ, जिस तरह से ये मैं H1 टैग है इसके ऊपर मैं लेके आया हूँ, तो आप देखें कि ये हाईलाइट हो गया H1। ठीक है, अब ये हाईलाइट दो कलर्स में हुआ है, एक ऑरेंज सा कलर है, कह लें आप पीच सा कलर है कि ऑरेंज सा है, पीच है कि ऑरेंज है, जो भी है, और दरमियान में ब्लू सी हेडिंग है। ठीक है, अगर मैं इस साइड पे देखूं, यहाँ पे आऊं, तो ये बॉक्स मॉडल मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी चीज कितनी है। ठीक है, अब कोई भी HTML का एलिमेंट होता है ना, उसके ऊपर तीन चीजें होती हैं। ठीक है, एक होती है पैडिंग, एक होती है बॉर्डर और एक होता है मार्जिन। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो सी एस एस है ना, वेलकम टू सी एस एस, ये H1 एलिमेंट, इसकी विड्थ क्या है, 775 बाय 37 इसकी हाइट है, 37 पिक्सल, और 775.500 जो है ये भी इसकी विड्थ है। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट साइज में करता हूँ, इसको कर दिया मैंने, इसको मैं बड़ा ही रहने देता हूँ, नजर है, मैंने पेज को जूम किया हुआ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, अब मैंने इसको पेज को कह लें जूम आउट कर लिया, तो अब इसकी विड्थ क्या है, 1567 इंटू 37, मार्जिन क्या है 21 पिक्सल। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है असल में इटसेल्फ इतना है, इसके ऊपर पैडिंग होती है, फिर बॉर्डर होता है, हमने बॉर्डर रखा नहीं हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे अभी बॉर्डर रख लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, इसको हम
जरा बड़ा रखते हैं 4 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें, अब ये क्या हो गया, ये बॉर्डर आ गया, ये मार्जिन आ गया, ये बॉर्डर, और ये फिर पैडिंग, ठीक है। और ये कंटेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब ये तीन चीजें ये होती क्या हैं, इनको हम पहले डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, अब एक बॉक्स मॉडल के अंदर ना यहाँ पे बनी हुई होगी ये, अब कोई भी एलिमेंट होता है आपका HTML का, ठीक है, उसके ऊपर तीन चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है पैडिंग। अब पैडिंग क्या, सबसे पहले होता है वैसे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर आपके HTML के एलिमेंट का बॉर्डर बॉर्डर को बॉर्डर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, उर्दू में भी बॉर्डर ही कहते हैं। तो ये बॉर्डर होता है, ठीक है। ये आप डिफाइन कर सकते हैं, ये कितने पिक्सल बड़ा हो, क्या कलर हो इसका, और कोई स्टाइल भी दे सकते हैं आप इसको, डॉटेड दे सकते हैं, लाइन दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है आपके बॉर्डर, एलिमेंट का बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस है ना, ये वाली, इसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर और एलिमेंट के कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस होगी उसको पैडिंग कहेंगे, ठीक है। जो ये स्पेस होगी ना, ये एलिमेंट अपने अंदर से ले रहा होगा, पैडिंग। और जो अगली चीज है वो है हमारे पास मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन क्या है, मार्जिन बॉर्डर से बाहर दूसरे एलिमेंट के साथ जो स्पेस है ना, उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। पैडिंग क्या है, बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के दरमियान में स्पेस। मार्जिन क्या है, बाहर वाले कंटेंट और मेरे बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई स्पेसिंग के लिहाज से, पेज लेआउट के लिहाज से। कौन सी चीजें हैं, मार्जिन, पैडिंग। पैडिंग क्या है, बॉर्डर और इसके दरमियान में स्पेस। बॉर्डर खुद इटसेल्फ कुछ स्पेस लेता है, और बॉर्डर से बाहर की जो स्पेस होगी, दूसरे एलिमेंट्स, मतलब जो अगला एलिमेंट है वो किस जगह पे आए, कितनी दूर आए, उसको हम कहते हैं ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। अब इनको हम वैल्यूज किस तरह से देते हैं, तो इनको हम वैल्यूज बड़े, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ए लिंक है ना, ए लिंक को मैं देता हूँ पैडिंग वगैरह, मैं बल्कि इधर से दे देता हूँ, यहाँ से इसको हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ए लिंक है, ठीक है। अब मैं इसको देना चाह रहा हूँ, पहले तो इसको हम थोड़ा सा सही करें, इसको, ये ब्लॉक है, इसको हम लिंक कर लेते हैं। ये कलर मैंने काफ़ी ख़राब सा दे दिया है, इसको हम कलर को रिमूव कर दें, इस यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये ए लिंक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ए लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने बॉर्डर दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब इसको मैंने क्या है, पैडिंग देनी है। ये बॉर्डर नज़र आ रहा है ना मुझे इसका, ये बॉर्डर तो हमने प्रॉपर्टी देखी हुई कैसे देते हैं, 1 पिक्सल। अच्छा, इसके भी स्टाइल होते हैं, यहाँ पे सॉलिड है, इसको डॉटेड कर देते हैं, नजर पे ब्लैक है, इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। तो ये डॉटेड आपको बिल्कुल हल्का सा डॉट डॉट से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, मार्जिन देना है, फॉर एग्जाम्पल हमने नहीं, पैडिंग देनी है पहले हमने। अच्छा, बिल्कुल जो बॉर्डर देखें आप, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ए लिंक के साथ ही बॉर्डर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको 5 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जितनी पैडिंग देता जाऊंगा आप देखें उतना वो बॉर्डर और उसके दरमियान में जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है। ये पैडिंग देखें ग्रीन में नजर आ रही है, ठीक है। मैं कम करता जाऊंगा ये कम होती जा रही है, ज्यादा करता जाऊंगा ये पैडिंग ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक एक बात देखें आप, कि मैं चाह रहा हूँ कि अब हर चारों साइडों पे पैडिंग आ रही है एक ही जितनी, तो मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग पैडिंग आए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जनाब अलग अलग पैडिंग कर लेते हैं हम, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3px, 4px, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं, 5px, 10px, 20 पिक्सल और 25 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये काम किस तरह से कर रहा है आप देखें, हर तरफ अलहदा अलहदा इसने काम किया है, ठीक है। अब ये चलता है किस तरह से, ये टॉप से चलता है, 5 पिक्सल टॉप पे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, टॉप से क्लॉकवाइज, फिर 10 पिक्सल राइट पे
20 पिक्सल बॉटम पे और 30 पिक्सल कहाँ पे, लेफ्ट पे, ठीक है। टॉप, टॉप के बाद राइट, राइट के बाद बॉटम, बॉटम के बाद आप कह लें किधर गया ये, लेफ्ट पे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज चला है टॉप से, तो इसको मैं आपको ये हम लगा भी देते हैं, बल्कि ये H1 के ऊपर लगाते हैं हम पैडिंग। टॉप हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। अच्छा, अब 5 पिक्सल दिया, अभी इसने सारी हर जगह आप देख रहे हैं ग्रीन में हाईलाइट होती है ये। अब मैं 10 पिक्सल देता हूँ, तो अब वो क्या करेगा, अच्छा अब ये क्या किया इसने, 5 इसने दिया टॉप और बॉटम को और 10 दे दिया इसने लेफ्ट और राइट को, ठीक है। लेकिन मैं अगर अगली वैल्यू डालता हूँ 20 पिक्सल, अब देखें अब क्या किया इसने, 20 पिक्सल इसने बॉटम को दे दिया और 25 पिक्सल करता हूँ तो वो राइट को दे देगा, ठीक है। अब ये H1 के अंदर मैं डाल रहा हूँ प्रॉपर्टी, सेम आई H1 था इसी के अंदर डाल देते हैं, क्या था पैडिंग, ठीक है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी देनी है 10 पिक्सल तो वो चारों साइडों पे लगेगी, ठीक है। अगर आपने दो प्रॉपर्टीज देनी है 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो ये कहाँ लगेगी, 5 पिक्सल टॉप और बॉटम पे लगेगी, 10 पिक्सल राइट और लेफ्ट साइड पे लगेगी, ठीक है। अच्छा 15 पिक्सल ये कहाँ पे लगेगी, टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट पे के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी डाल दूँ, ठीक है। ये पैडिंग डाल, पैडिंग मैंने आपको बताया है। अब ये यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आपको नजर आएगा। अच्छा इसका बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर भी डाल, सेम आई H1 के ऊपर लगा हुआ, ये यहाँ पे देखें टॉप, इसको माई H1 की तरह डिफ के अंदर ये, ठीक है। ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा आपको, ये पैडिंग, ठीक है। टॉप पे 5 पिक्सल, राइट पे 10, बॉटम पे 15 और लेफ्ट पे 20, ठीक है। अब इसी तरह से इसका बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर भी बना देते हैं, तो बॉर्डर को भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बॉर्डर, ठीक है। अब इसी तरह से मार्जिन, पैडिंग इस तरह से दी है, अब मार्जिन भी दे सकते हैं हम उसी तरह से, ठीक है। अब ये मार्जिन जो होगा ना वो बाहर वाली साइड पे होगा, ठीक है, 5 पिक्सल। अब देखें मार्जिन इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, सॉरी 1 पिक्सल में मार्जिन दे रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन इंक्रीज करने से क्या होगा, इसकी और बाहर वाली जो स्पेस है ना, बाहर वाली चीज की स्पेस है उसमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है। देखें यहाँ पे देखें, ये इधर से मार्जिन भी हो गया, ये कितने पिक्सल हो गया 30 पिक्सल, इधर से भी 30 पिक्सल, इधर से भी 30 पिक्सल और नीचे से भी, जो नीचे एलिमेंट है इससे भी 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। और इसका भी वही वाला हिसाब है, अगर मैं वही करता हूँ कि ऊपर से मैंने 5 पिक्सल देना है ऊपर और नीचे से, और लेफ्ट और राइट से मैंने ज्यादा मार्जिन देना है, फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल और इसको कहते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये 50 का क्या, बल्कि मैं जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना वो सेंटर में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें आप, मार्जिन जितना मैं ज़्यादा देता जाऊंगा उतना वो ज़्यादा मार्जिन लेता जाएगा। अच्छा अब अगर मैं चारों साइडों पे देना, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे आ जाएगा मार्जिन। अच्छा ये टॉप और बॉटम में 5 पिक्सल, मैं चाहता हूँ चारों अलग अलग दूँ, तो मैं क्या करूँगा 5 पिक्सल, इसको कर देते हैं हम 100 पिक्सल कर देते हैं साइड पे, लेफ्ट और राइट पे, और नीचे कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट पे भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को, बॉर्डर और इसको दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, माई H1 के अंदर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ, माई H1 है ये मेरा, अब पूरा बॉक्स मॉडल कंप्लीट हो गया। मेरे कंटेंट की विड्थ और हाइट कितनी है, 552 पिक्सल बाय 25 पिक्सल। पैडिंग कितनी है,
ऊपर 5, साइड पे 10, नीचे 15, लेफ्ट साइड पे 20। बॉर्डर कितना है, हर साइड पे 2 पिक्सल है। बॉर्डर के साथ भी हम उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हम मार्जिन पैडिंग के साथ किया था। मार्जिन क्या है, ऊपर 5, नीचे 100, सॉरी साइड पे, राइट साइड पे 100, नीचे 20 और इस साइड पे 200। ठीक है, यहाँ से भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। नीचे 20 है, इसको मैं 50 करना चाहूँ, यहाँ से मॉडिफाई कर दूँ। ठीक है, वो देखें आप, मार्जिन नीचे वाली साइड पे बढ़ गया। इसको मैंने बढ़ाना है। ठीक है, इसको मैंने 150 करना है, यहाँ से 150 करूँगा। आप देखें मार्जिन यहाँ से चेंज होगी, लेकिन ये वाली जो चेंजेस हैं ये इफेक्ट वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं बस यहाँ से ट्राई करके देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बॉक्स मॉडल कंप्लीट हो गया। और आपको ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा, अब जो पेज के मेन चीज़ें होती है ना, वो लेआउट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे नजर आएगी। तो उसके लिए हम ये मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, सवाल देख लेते हैं। सर, इंस्पेक्टर एलिमेंट के अलावा लाइव रिजल्ट्स के लिए कोई टूल अवेलेबल है सो दैट वी कैन सी लाइव रिजल्ट व्हाइल वी आर कोडिंग? यार ये ना कुछ कह लें लाइब्रेरीज हैं जो आपको लाइव डिप्लॉयमेंट टेस्ट करके दे देती हैं। ये हम अगर उस स्टेज तक पहुंचे, वो उसके लिए मतलब आम तो यही है कि आप यहाँ से कोड करें और वो वहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एक्सटेंशन है इस तरह की, इसके अंदर भी कुछ एक्सटेंशन है, वो मैं आपको स्लैक के ऊपर बता दूंगा। सर, वी कैन यूज फॉन्ट्स बाय गिविंग लिंक एंड वी कैन ऑल्सो डाउनलोड फॉन्ट एंड यूज देम। हाँ जी, बिल्कुल सही है। पेज टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉन्ट डाउनलोड करना बेहतर है क्या? नहीं, आप देखें, आपका सर्वर तेज होगा या गूगल का सर्वर तेज होगा। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा तेज है, अगर आपका, आप बिल्कुल अपने सर्वर के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो लोडिंग टाइम आपके पेज का सही आएगा। लेकिन अगर आप गूगल का लिंक यूज करते हैं, गूगल फॉन्ट्स का लिंक यूज करते हैं, तो वो ज्यादा तेज होगा, वो ज्यादा तेजी से फॉन्ट लोड हो जाएंगे। सेकेंडली चेक फाइवर प्रोफाइल, ये आप मुझे स्लैक पे मैसेज कर दें, स्लैक पे मैं ये चेक कर दूंगा। अच्छा, तो ये, हाँ, अटेंडेंस का लिंक, यार अटेंडेंस का लिंक बताया भी हुआ है। पर्सनल यूज के लिए डिफरेंट साइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं किसी तरह? या डिफरेंट साइट्स को आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी तरह से। मैं आपको ना, अभी हम कल, हमारा ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हो ही गया लेक्चर। कल हमारा बूटस्ट्रैप का, कल काफ़ी इम्पोर्टेंट, कल शायद लेक्चर हो ही ना, ये आपको मैं बता दूंगा। कल मुझे काम है थोड़ा सा, लेकिन अभी अपडेट कोई नहीं है। अपडेट जब आएगी तो मैं बता दूंगा। कल शायद शाम को लेक्चर हो जाए, तो इसका इंतज़ार करें। जो भी अगला लेक्चर होता है ना, उसको मिस ना कीजिएगा। अगला लेक्चर हमारा बूटस्ट्रैप का है, तो बूटस्ट्रैप में हम काफ़ी कह लें कि और तरीक़ों से चीज़ें सीखेंगे। तो आप CSS की प्रैक्टिस कर लें तब तक। हाँ, आपने सवाल किया था कि अगर मैंने साइट मॉडिफाई करनी हो कोई, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइट खोलता हूँ, अब ये वर्डप्रेस के ऊपर साइट बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, या ना इसको कुछ मैं इंस्टॉल वगैरह कर सकता हूँ। तो लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसके फ्रंट एंड को मैं देख सकता हूँ कि फ्रंट एंड पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ठीक है, इसको मैं खोल लूँगा, यहाँ पे ये टाइटल है। ठीक है, इसके कलर पैडिंग वगैरह ये सारी मैं यहाँ से मॉडिफाई करके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड को छेड़ सकता हूँ, बैक एंड को मैं इसको नहीं छेड़ सकता, क्योंकि बैक एंड वो सर्वर पर डिप्लॉयड है। ठीक है, आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो आप HTML के टेम्पलेट्स दे सकते हैं। एक है वेबसाइट कलर लिब, कलर लिब, colorlib.com। ठीक है, तो वेबसाइट टेम्पलेट्स, फ्री थीम्स, अच्छा ये वर्डप्रेस के ऊपर चले गए सारे। इनकी HTML की नहीं थी, नहीं HTML की नहीं। चलिए, मैं आपको ना कल बूटस्ट्रैप के साथ ये बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट दे दूंगा, जिसमें आप मॉडिफाई करके कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारा, मेरे ख्याल में सारा काम ही बूटस्ट्रैप के ऊपर होता है। तो कल या परसों जब भी हमारा लेक्चर होता है तो इसको देख लेंगे आप। ठीक है, अच्छा सर, प्रैक्टिस असाइनमेंट दे दें। यार ये कल CSS की आप खुद प्रैक्टिस कर लें यहाँ से। आप असाइनमेंट आपकी ये है कि यहाँ से देखें आप सारी की सारी चीज़ें CSS में, बल्कि आप प्रैक्टिस असाइनमेंट करनी है तो आपने जो बनाई है ना CV,
सीवी के असाइनमेंट किया है उसको सीएसएस में करने की कोशिश करें। अच्छा, असाइनमेंट में आपकी ना ये जो सीवी वाली, ये भी वीकेंड पे चेक करूंगा, ये वीक जरा मेरा बिजी हो गया, तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत, आपके साथ के असाइनमेंट थोड़ी सी लेट चेक होंगे, लेकिन ये चेक जरूर हो जाएंगी। ठीक है, वो वाली मैंने सारी चेक कर ली हैं, जो आपकी जिस जिस जिसको चेंजेस बताई हैं वो चेंजेस कर ले। बाकी हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट ये है कि आप ये सारी देख लें चीज़ें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको ना ये इसका इतना फ़ायदा कि आप यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कौन सी चीज़ों को क्या, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको एक दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा दिमाग में बैठ जाए ना, तो आप कभी आपको अगले आगे ज़रूरत पड़ेगी, जो कह लें आपको लर्निंग होगी वो तो प्रैक्टिस से ही होगी, लेकिन एक दफ़ा दिमाग में चीज़ बैठ जाए ना कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है, फिर बड़े आराम से आप काम ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, सर ऑफ लें, कल हमें प्रैक्टिस कर लें, क्यों वीकेंड बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएगा? यार आप आज ना सीएसएस को पढ़ लेंगे, फिर हम कल बूटस्ट्रैप पर या परसों जब भी बूटस्ट्रैप को हम अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। आप अगर सीएसएस नहीं समझते ना, तो बूटस्ट्रैप को समझना थोड़ी सी मसला हो जाएगा। w3layout.com से फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर ले। हाँ, ये एक वेबसाइट दी है w3layout.com, ये मैंने चेक नहीं की हुई, layout.com। बल्कि यहाँ पे भी इनके भी फ्री टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, वेबसाइट टेम्पलेट्स, हाँ यहाँ पे ये वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं, बल्कि काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स हैं। तो ई कॉमर्स का टेम्पलेट है, एंटरटेनमेंट का टेम्पलेट है अगर, तो अच्छा कुछ प्रो हैं इसमें और कुछ फ्री होंगे। जिस तरह से ये फ्री है, ये फ्री है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके ये स्टार्टर पैकेज डाउनलोड कर लें। साइन करना पड़ेगा, हम डेमो देख लेते हैं। ठीक है, साइन इन करके फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ये डेमो भी आ गया यहाँ पे, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये HTML के टेम्पलेट ही है। बूटस्ट्रैप यूज हुई है। ठीक है, हाउ एंड वेयर टू सबमिट असाइनमेंट। यार ये एक ही सवाल बार बार पूछ के ना बाकियों का टाइम आप ज़ाया करते हैं। ठीक है, मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बाकियों को भी चलें। हमारे लेक्चर का टाइम वैसे ही ख़त्म होने वाला है, तो मैं बताया था ये गूगल क्लासरूम है, इसका लिंक भी आप ये डिस्कशंस में जाएंगे ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे कहीं पे। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इसका क्लास का ज्वाइनिंग लिंक भी। फेसबुक और यहाँ पे ऊपर क्लास हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिंक पेश कर दिया, यहाँ पे जाएं, आप इनरोल करें अपने आप को, और यहाँ पे ना क्लास वर्क में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखी हुई आएंगी असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी असाइनमेंट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद राइट साइड पे एक बॉक्स आता है, वहाँ पे आप फाइल अपलोड करके अपनी असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। चलें, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फाइवर के ऊपर गिग बनाना शुरू कर दें। तो मैंने गिग के लिए मेरे ख्याल में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने कर ली हैं। तो कल की कोई भी अनाउंसमेंट होती है, क्लास डिले होती है, कल हो सकता है हम क्लास लेट लें, या हो सकता है किसी और दिन स्केड्यूल कर दें, तो वो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, क्लास कोड, ये आपने याद कर दिया, बड़ी अच्छी बात की। जनरल के अंदर मैं क्लास कोड दे देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हैं किसी के, इनको अभी देख लेते हैं, बाद में टाइम मिलता नहीं है अक्सर। अच्छा, एक ये था, एक ये था पेज, और एक ये index.html style.css। ठीक है, ये सारी फाइल में दे देता हूँ। लेक्चर 11 इंट्रो
to CSS2. I have a question, how to add image in a website making, because when we open HTML file and other computer then I could not see the image. तो आप ऐसा किया करें ना, आप फोल्डर पूरे का पूरा अपलोड किया करें, जो खाली एक फाइल HTML की ना भेजा करें, फोल्डर को जिप करें index.html और उसमें जो जो भी आपका इमेज होगा वो उसी फोल्डर के अंदर हो तो वो भेजा करें। अच्छा, ये किसी ने भेजा है गिग की इम्प्रेशन, किसी ने कल भेजा था मुझे कि आज भेजा था, ये भेजा था। चलें ठीक है फिर, बल्कि यहाँ पे चैट में किसी ने भेजा था, मुझे भूल गया। हाँ ये भेजा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, एक के खाली इसके, बाकी सारों के इम्प्रेशन भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन रहा करें, या मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि आप शायद प्रोफाइल नहीं बना लें, उससे बेहतर है। तो बाकी ये जो मशीन लर्निंग के हैं इस पे तो वैसे ही इंप्रेशन कम आते हैं, क्योंकि इतना इसमें कह लें फाइबर के ऊपर नहीं है। आप अपवर्क पे प्रोफाइल बना लें मशीन लर्निंग की, वहाँ पे आपको ज़्यादा काम मिल जाएगा। बाकी आपके इंप्रेशंस उस हिसाब से बहुत कम है जितने आपने गिग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो या तो आप प्रोफाइल नहीं बना लीजिए, ये मैं मेरे से ना डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में किसी टाइम पे। चलें ठीक है, हम फिर मिलते हैं कल या परसों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।